तो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की क्या वजह है, क्लाइमेट चेंज की क्या वजह है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्या वजह है ना। आप लोग सभी जानते हैं, ये टॉपिक इतना चलन में है आजकल, इन सभी को आप लोग जानते हैं। लेकिन इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है? ग्लोबल वार्मिंग का या क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ रहा है? डायरेक्ट असर किस पर पड़ रहा है, इनडायरेक्ट असर किस पर पड़ रहा है? क्यों ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले बाढ़ आएगी फिर सूखा आएगा? क्या ऐसा है कि एक दिन सारी दुनिया, जो सारा हमारा स्थल मंडल है, वो सब समुद्र के आगोश में चला जाएगा? क्या ऐसा है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक दिन ऐसा आएगा कि समुद्र में भीषण चक्रवात या भीषण सुनामी आएगी और सारी की सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी? क्या ऐसा है? आइए पांडे जी, आइए, क्या हाल है आपके? ठीक है, तो अब ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह क्या है, क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये कैसे हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं या कैसे हमारे इकोसिस्टम पर खराब असर डाल रहे हैं? तो इकोसिस्टम क्या है? अच्छा, इकोसिस्टम हमने जान लिया, तो नया इकोसिस्टम, पुराना इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में एंट्रोपी क्या होती है? आपने बायोडाइवर्सिटी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बायोम और बायोडाइवर्सिटी में क्या अंतर है। बायोम क्या है, हैबिटेट क्या है, इंटरेक्शन क्या है। कहते हैं ना साहब कि एक जो इकोसिस्टम है उसमें इकोसिस्टम के सभी पार्ट आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो क्या है उनके सभी पार्ट? क्या है ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, किसी एक इकोसिस्टम की ग्रॉस प्रोडक्टिविटी क्या है और नेट प्रोडक्टिविटी क्या है? हमारी फूड चेन क्या है, फूड चेन में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको मिलती है ना। फूड चेन में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है और सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती किसको है? क्या है एनर्जी पिरामिड? कौन है इसके सबसे ऊपर, कौन है इसके सबसे नीचे? एनर्जी पिरामिड में या फूड चेन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? पांडे जी, फूड चेन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? फूड चेन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? हाँ देखो, नहीं बता, मेरे सामने स्टूडेंट नहीं बता पा रहे, सभी कह रहे हैं कंज्यूमर, उपभोक्ता। यस यू, हाँ सूरज, सोलर एनर्जी। फूड चेन में सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी, एनर्जी मीन सोलर एनर्जी, ठीक है ना। तो इसी तरह की जो कंफ्यूजिंग एलिमेंट है, क्या है IUCN, क्या है बेटलैंड, क्या है रैमसर बेटलैंड, है ना, क्या फेन क्या है, मार्स क्या है, उसी को हिंदी में कहते हैं ना अनूप, कच्छ और पंक भूमि क्या है, क्रीक क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें आपसे हम इन लेसन प्लान में या इस लेसन प्लान में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इसको एक साथ आपसे डिस्कस करता रहूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। और मैंने जो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी देखी है वो छोटी छोटी वीडियो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं इसको अलग अलग पार्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर से, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर हैं, उससे मैं शुरुआत करूंगा। ओके, चलें सर, तो ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एटमॉस्फेयर की जो अलग अलग लेयर हैं उनसे। सुनो भाई, अब मुझे थोड़ा सा, तो आपको पता है एटमॉस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब, अच्छा वायु क्या है? वायु है गैसों का मिश्रण है, वायु गैसों का मिश्रण है। अब वायु गैसों का मिश्रण है, फिर आ गया वायुमंडल। तो वायुमंडल जहाँ जहाँ पर ये गैसेस आपके आसपास, जहाँ जहाँ पर भी गैसेस मिल रही हैं, वही आपका एटमॉस्फेयर या वायुमंडल है। लेकिन अब आपके एटमॉस्फेयर में गैसेस के अलावा भी बहुत कुछ है। क्या? वो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज भी हैं। सूरज से आ रही है ना विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जिसके आप कहते हैं ना परावैंगनी किरणें। तो सूरज से आने वाली परावैंगनी किरणें भी आपके वायुमंडल में है, ओजोन लेयर भी आपके वायुमंडल में है। और आपके वायुमंडल का तबस्सुम, आपके वायुमंडल का सबसे इंपॉर्टेंट घटक या कंपोनेंट कौन है? आपके वायुमंडल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है? आप बताएं। नहीं, हमको नहीं पता क्या बताना है, गैस बताना है या चूल्हा बताना है, ठीक है ना। आपके वायुमंडल में, आपका एटमॉस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वायुमंडल में? या, ठीक है ना, भाप, पानी की बूंदें, जलवाष्प, वाटर वेपर, नमी, है ना, नमी जिसे कहते हैं ना। अब इसके नमी के कई सारे नाम हैं। अब वो नमी जो नुकसान पहुंचाने लगे, आपको बेचैनी देने लगे, वो है उमस, है ना। कहते हैं ना उमस बहुत हो रही, उमस बहुत हो रही। खैर, उमस की बात उमस के टॉपिक में करेंगे। तो आपके वायुमंडल में सबसे इंपॉर्टेंट है नमी, ठीक है ना। वैसे अगर से कोई पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपको ऑक्सीजन है ना। मौसम के नज़रिए से, मौसमी बदलाव के नज़रिए से आपके वायुमंडल में सबसे इंपॉर्टेंट नमी। अगर वायुमंडल में नमी ना होती, नमी का मतलब क्या? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ना, हाँ, ठीक है ना। अगर नमी ना होती तो गर्मी भी ना होती। खैर, तो ये जो आपके आसपास जो नमी है ना, वो आपको हीट भी दे रही है। कैसे दे रही है आपको? साहब नमी कैसे हीट दे रही है, अभी बताएंगे कैसे हीट दे रही है। तो खैर, तो आपके वायुमंडल में जो अलग अलग ऊंचाई पर गैसेस मिलती हैं, जैसे आप देखें, जैसे ऊपर आप जाएंगे तो ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जाएगी, हाइड्रोजन बढ़ती जाएगी, है ना।
और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैं गलत बोल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर आप जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड घटती जाएगी, ऑक्सीजन भी घटती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी घटती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ओजोन बढ़ती जाएगी, ओजोन गैस जो है वो बढ़ती जाएगी, हेलोजन गैसेस बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हेलोजन गैसेस जो हैं वो काफ़ी हल्की हैं और काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं, 70-80 किलोमीटर की ऊंचाई तक हेलोजन गैसेस पहुंच जाती हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे जाएंगे तो आपके वायुमंडल में जो तरह तरह की गैसेज हैं वो वेरी करेंगी। वेरी करने का मतलब क्या है, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन या उनका जो जमाव है वो बदलेगा। जमाव कॉन्सेंट्रेशन समझ रहे, मतलब कहीं पर वो ज़्यादा इकट्ठा होंगी, कहीं पर वो कम इकट्ठी होंगी, और कहीं ऐसा होगा कि वो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे जैसे आप ऊपर अपने वायुमंडल में जाएंगे, समझने मिला, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, आपका ये है आपका वायुमंडल की सरफेस है ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये इसको मैं यहाँ बना दूँ, ऐसे यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, यहाँ से चलूँगा मैं ऊपर की ओर, ठीक है ना, यहाँ से ऊपर की ओर चलूँगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे गैसों का जो डेंसिटी या घनत्व या गैसों का जो जमाव है वो बदलता रहेगा। अब आपके आसपास जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन खूब है, आपके आसपास ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी खूब है। अब आपके आसपास जो लेयर है वायुमंडल की, मैंने कहा लेयर का मतलब समझ रहे हैं ना, पहले ये परत, फिर ये परत, फिर ये परत, फिर ये परत। जैसे वो ब्रेड का एक आप लाते ना ब्रेड, जो स्लाइस ब्रेड होती है ना, स्लाइस ब्रेड होती है ना, तो उसकी अलग अलग परतों में ऐसे ऐसे दबा के रख देते ना, वो इसी तरह की परतें आप समझ लो, इसी तरह की परतें आप समझ लो। या आप एक काम कर सकते हो, पहले एक आप जो है रेड बैलून लगाओ, उसके बाद फिर ग्रीन बैलून, फिर तो कोई और रंग का बैलून आप लगाओ। इस तरह से आप चलते जाएंगे ना तो आपको अलग अलग तरह की लेयर जिस तरह से दिखेंगी, उसी तरह से आपको आपके एटमॉस्फेयर में या आपके वायुमंडल में आपको अलग अलग किस्म की परतें देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि आपके वायुमंडल क्या है, आपके आसपास जो कुछ भी मिल रहा है, गैस या हवा या नमी या धूल कंकड़ पत्थर जो भी है, ऊपर हवा में जो भी घुला हुआ है वो आपका क्या है, वायुमंडल है ना। मंडल माने जोन, ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम एटमॉस्फेयर, ठीक है। देखिए फिर से बोलते हैं हम, आप लोगों को तो पता ही है सबसे आपके आसपास क्या क्या है भाई, तुम अपने आसपास क्या देख रहे हो, है ना, गर्मी है, आपके आसपास गर्मी है, सूरज की रोशनी है और हवाएं, है ना, है नहीं है। इसको ऐसे नहीं कि वायु माने एयर, एयर क्या है, आप सीधे सीधे कह सकते हो वायु या एयर जो है वो एक मिक्सचर है, मिश्रण है, घोल है। किसका घोल है, इसमें तमाम तरह की गैसेज हैं। इसके अलावा सूरज से बहुत सारी रेडिएशन यानी किरणें आ रही हैं, जिन्हें आप आमतौर पर अल्ट्रावायलेट किरणें या इंफ्रारेड किरणों के रूप में जानते हो। इसके अलावा सूरज से कॉस्मिक किरणें भी आ रही हैं, है ना। आपके आसपास ही एक्स रेज भी हैं, है ना, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, तमाम तरह के आयंस मिलते हैं ना, है ना। तो ये सब किस में घुले हुए हैं, हवा में तो घुले हुए हैं, वायु में घुले हुए हैं। इसके अलावा वायु में नमी भी घुली हुई है। इसके अलावा आप देख रहे हो सड़क पर चलते हुए वाहन है, तमाम तरह के वाहन चल रहे हैं, है ना। इसके अलावा कहीं आग लग गई, जंगल में कहीं आग लग गई, कहीं जो है दलदल है, दलदल समझते हैं ना, दलदल समझते हैं ना, मार्शलैंड, कहीं दलदल है, कहीं तालाब है, तो वहाँ पर उस दलदल में या तालाब में बहुत से जीव जंतु या वनस्पतियाँ सड़ रही हैं, तो उससे मीथेन गैस निकल रही है ना। कहीं रिफाइनरी चल रही है, कोई रिफाइनरी समझते हैं, रिफाइनरी समझते हैं, जो तेल है उस गैसों को छानने का जो कारखाना होता है उसे कहते हैं रिफाइनरी। कहीं ईंट भट्टा चल रहा है, तमाम तरह के कारखाने चल रहे हैं, तो उससे तमाम तरह की गैसेस निकल रही हैं। कहीं ज्वालामुखी फट गया तो उससे गैसेस निकल जा रही है ना। तो कहीं जो है कि मान ली परफ्यूम इंडस्ट्री है या कूलिंग इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, तो ओजोन गैस निकल रही है। तो कुछ गैसेज ऐसी हैं जो नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, हमारे आसपास हैं। कुछ गैसें ऐसी हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ से ऊपर जाकर के आसमान में जा रही हैं, स्काई में जा रही हैं या हवा में मिल जा रही हैं। तो तरह तरह की गैसें इकट्ठी होकर ही वो कहलाती हैं वायु या एयर। क्या कहते हैं उसको, वायु या एयर। अब यही वायु या एयर एक से दूसरी तरफ को चलने लगी तो इसको हम कहते हैं विंड या पवन, है ना। भाई वायु हमेशा ध्यान रखना, वायु वो नहीं है जो एक से दूसरी जगह जा रही है, वायु वो है जो आपके आसपास घिरा, जिससे आप घिरे हुए हैं, चारों तरफ से जिससे आप घिरे हुए हैं, वो वायु है। उस वायु में नमी भी है और तमाम तरह की गैसेज भी हैं। इसके अलावा खनन से जो रेत धूल उड़ रही है ना, मिट्टी जो उड़ रही है, वो भी उस वायु में शामिल है। अब यही वायु जब एक से दूसरी जगह जा रही है तो इसको हम कहते हैं पवन या विंड। यही वायु जब तेजी से चलने लगे तो इसे हम कहते हैं आंधी या तूफान, समझ रहे ना। तो वायुमंडल यानी कि आसपास, आपके आसपास हवा का, आपके चारों ओर हवा का घेरा, या आपके आसपास हवा और हवा में जो भी कुछ भी मौजूद है वो सारा का सारा आपका है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो होगा क्या, जैसे यहाँ पर कोई गैस ज़्यादा होगी तो जैसे धीरे धीरे आप जाएंगे तो उस गैस की जो क्वांटिटी है वो ऊपर जाकर हुए घटती जाएगी।
या आपके आसपास कोई गैस है, या तो वो है ही नहीं या बहुत ही निग्लिजिबल क्वांटिटी में है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, यानी उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे कि ओजोन गैस, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ओजोन गैस जो है वो बढ़ती जाएगी, फिर एक लिमिट के बाद ओजोन गैस फिर घटती जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपको कॉस्मिक रेज दिखाई नहीं देंगी, लेकिन आप जो है 80 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको कॉस्मिक रेज दिखाई देने लगेंगी। यहाँ आपको पूरी की पूरी गैसें महसूस होंगी, मिलेंगी, लेकिन जैसे ही आप 100-150 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप जाएंगे तो आपको गैसों के टुकड़े, जिन्हें हम कहते हैं आयंस, वो मिलेंगे। तो इसी आधार पर कि कहाँ नमी ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ नमी बिल्कुल नहीं है, कहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा है, कम है, कहाँ बिल्कुल नहीं है, कहाँ पर कौन सी गैस है, इसी के आधार पर हम लोगों ने क्या किया है, अपने एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर या अलग अलग परतों में बांट दिया। तो आप देखो ना, जैसे मैंने ये 3 मार्कर पेन पकड़ रखे हैं, तो ये सबसे इसकी नीचे की लेयर, फिर ऊपर की लेयर, उसके बाद ये तीसरी लेयर, अलग अलग परतें हैं ना ये, तो इसको तो हम अलग कर ले रहे हैं, लेकिन वायुमंडल को हम अलग नहीं कर पाते। तो वायुमंडल की अलग अलग खूबियां हैं, उसमें क्या मिलता है, गैसें और नमी जहाँ ज़्यादा मिलती हैं, कम मिलती हैं, उन्हीं खूबियों, उन्हीं विशेषताओं के आधार पर हमने अपने एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर में बांट दिया है। सबसे पहली या सबसे नीचे की जो लेयर है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर में ही शामिल है ओजोनोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। एक बार फिर से बता देता हूँ, सबसे नीचे जो है ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में ही ओजोन मंडल है, उसके बाद मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल, फिर आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल, और फिर एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल। तो ये अलग अलग लेयर हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। अच्छा, इन्हीं को हमने सममंडल और विषम मंडल नाम दिया है, इवन और ऑड। इन्हीं को हमने विषम मंडल और सममंडल का नाम भी दिया है। आप जो देखते हैं ना, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर, इन तीनों को हम कहते हैं विषम मंडल, ऑड। विषम मंडल हम इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो है, जो वायुमंडल की परतों की, हवाओं की या गर्मी की, ताप की, नमी की जो खूबियाँ हैं ना, लगातार बदलती रहती हैं। आप ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर घट रहा है, फिर अचानक टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ने लगा, फिर पता चला ना टेम्परेचर ना घट रहा है ना बढ़ रहा, फिर ऊपर गए टेम्परेचर बढ़ने लगा, फिर ऊपर गए टेम्परेचर घटने लगा, कहीं ओजोन गैस ज़्यादा है तो कहीं ओजोन गैस बिल्कुल नहीं है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इन तीनों को हम कहते हैं विषम मंडल। और इससे ऊपर जो आयन मंडल है और बहिर्मंडल, इनको हम सममंडल भी कहते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं ताप मंडल। ताप मंडल क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर लगातार वहाँ पर बढ़ता रहेगा। अब हम एक एक करके हमारे जो वायुमंडल की जो परतें हैं ना, इनको एक एक करके सबको अलग अलग डिस्कशन में लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले आप देखें नीचे, ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल, हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। मैं लिख दूं भी यहाँ पर, शायद मैंने हिंदी में लिखा नहीं है, क्षोभ मंडल, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। ये क्षोभ जो बना है ना, बना है विक्षोभ से। आपने एक बात सुनी होगी ना, सर्दियों में ज़्यादातर बारिश किससे होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ से। सर्दियों में जो ज़्यादातर बारिश होती है किससे होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ से होती है। विक्षोभ का मतलब इंग्लिश में गड़बड़ी है ना, डिस्टर्बेंस। आम भाषा में जिसे आप कह सकते हो गड़बड़ी, और इंग्लिश में इसको आप कह सकते हो डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है? आप देखो ना, आपके आसपास अभी सर्दी है, कुछ दिन बाद गर्मी का मौसम आ जाएगा, और अभी आप देखो दिन जो है अच्छा सा होगा, रात को अचानक से गरज चमक होने लगेगी और सुबह देखा तो बारिश हो रही है ना, ओले पड़ रहे हैं। इधर आप पहाड़ पे जाओ तो बर्फ़ पड़ रही है, कहीं एवलेंच आ रहा, बर्फीला तूफान आ जा रहा, कहीं साइक्लोन चक्रवात आ रहा है। आप देखो पूरे संसार में हर जगह मौसम एक साथ थोड़ी है, कहीं भयंकर सूखा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। यूरोप में इस समय बाढ़ आ रही है ना, आपके यहाँ एकदम सर्द ठंडी हवाएं चल रही हैं, है ना। अभी आप अप्रैल में जाएंगे तो लू चलने लगेगी। यानी कि आपके आसपास जो है मौसम वो बदलता रहता है, साल के अनुसार तो बदलता ही है, दिन में ही मौसम आपका बदलता रहता है। अगर अचानक यहाँ गर्मी हो जाए तो आफ्टरनून आप देख रहे हैं गरज चमक के साथ बारिश पड़ जाएगी, ओले भी पड़ सकते हैं। तो मौसम जो है यहाँ पर अक्सर एक साथ नहीं रहता है, मौसम लगातार इस जोन में बदलता रहता है। आप देखा ना, आपके आसपास मौसम लगातार बदलता रहता है, इसी को हम कहते हैं गड़बड़ी या बदलाव, ठीक है ना। तो इस जोन को हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल और इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। फिर से बता दूं, है ना, एक लाइन में सीधी सी बात है कि आपके आसपास का वो जोन जहां पर मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है, उसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर। वजह क्या है इसकी? नमी। जो हवा में जो नमी है, ठीक है ना, हवा में नमी यानी कि जो पानी की भाप है, वही इस सब चीज़ को क्रिएट करती है, वही सब चीज़ को पैदा करती है। अगर ये नमी तेज़ी से गर्म होकर ऊपर उठी तो ओला पड़ने की संभावना है
है ना। धीरे धीरे ऊपर गर्म होकर ऊपर ठंडी उठी तो बारिश होने की संभावना है। अब ये ओला कैसे पड़ता है, पाला क्या होता है, बर्फबारी क्या होती है ना, और ओस क्या होती है, ये मैं आपको ज्योग्राफी के सेशन में अलग से बताऊंगा। लेकिन आप जानते ही हैं मौसमी घटनाएं, आंधी तूफान, बारिश, है ना, ओला पड़ना, पाला पड़ना, बर्फ़ पड़ना, सब लोग जानते हैं आप, बाढ़ और कभी सूखा पड़ जाना। तो ये सब जो हैं आपके आसपास जो हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो नमी का है। ये आप कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है या सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो नमी है। अब आप देखें ना, जैसे आप लोग जानते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा किसके लिए मशहूर है, गर्मी के लिए। भूमध्य रेखा और उसके आसपास के इलाकों में पूरे साल मौसम गर्म रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है ना। जो बिल्कुल भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं, भूमध्य रेखा या लाइन ऑफ इक्वेटर, जो लोग नहीं जानते भूमध्य रेखा, वो ग्लोब को लें और ग्लोब के बिल्कुल बीच में जाएं, जो चारों तरफ एक सर्किल होगा जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखीय व्रत, है ना, या इक्वेटर सर्किल, उसी को हम लोग जानते हैं भूमध्य रेखा के नाम से। तो भूमध्य रेखा का मौसम कैसा होता है, इसको जानने के लिए अगर आप जानना चाहें तो आप जो हैं साउथ में चले जाएं, तमिलनाडु में, आपके आसपास साउथ तमिलनाडु में चले जाएं। लेकिन वहाँ पर सी का एरिया ज़्यादा है तो इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस होती नहीं है। लेकिन आप ये देखें, जैसे आपका जो जून का महीना होता है ना उत्तर भारत में, जून के महीने की जो तपिश होती है वो भूमध्य रेखा के आसपास आम बात है। जो जून के महीने की तपिश होती है वो भूमध्य रेखा के आसपास साल भर होती है, समझ। तो खैर, तो भूमध्य रेखा के आसपास जो है गर्मी रहती है, तो उस गर्मी की वजह से हवाएं थोड़ी सी ऊपर उठी रहती हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि भाई कितनी ऊंचाई तक क्षोभमंडल मिलता है, तो उसमें याद है क्षोभमंडल कितनी ऊंचाई तक मिलता है ना। अब मैं किसी से ही मानूं, 50, 30, 18 हैं, तो एक ही आंसर देना चाहिए ना। तो क्षोभमंडल जो है, देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, आप देखना यहाँ पर गौर से, मैंने जरूर लिखा होगा, मैं लिखा 18/20, 18/20, यहाँ पर लिखा मैंने। क्षोभमंडल जो है वो आपको भूमध्य रेखा पर, लाइन ऑफ इक्वेटर पर 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगा। यानी कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है जिसे आप क्षोभमंडल कहते हैं, वो 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगी। वजह क्या है भूमध्य रेखा पर इतनी ऊंचाई की वजह क्या है, गर्मी की वजह से। इसके अलावा अगर आप उत्तरी गोलार्ध में हैं गर्मी के मौसम में, या दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी के मौसम में हैं, तो भी आपको उत्तरी गोलार्ध में 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको मिलेगा। इसे कहते हैं ऋतुवत खिसकाव, सीजनल शिफ्टिंग। भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है, बेटे समझ में आ रही बात, क्षोभमंडल क्या है ना, आपके आसपास का वो जोन जिसमें मौसम बदलता रहता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक की इस लेयर को या हवाओं की इन परतों को हम कहते हैं क्षोभमंडल, ठीक है ना। अब भूमध्य रेखा पर साल भर गर्मी रहती है, तो भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई आपको मिलेगी 18 से 20 किलोमीटर तक। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई मिलेगी आपको 6 से 8 किलोमीटर तक। ध्रुवों पर, ध्रुव समझते हैं ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये क्या है, ठंड के लिए मशहूर है ना, ये ठंड के लिए मशहूर है। तो ध्रुवों पर आपको ये मिलेंगे 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और भूमध्य रेखा पर आपको ये मिलेगा 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक। लेकिन अगर आप उत्तरी गोलार्ध में हैं, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का सीजन है, गर्मी की ऋतु है, तो आप देखें कर्क रेखा के आसपास भी ये 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक होगा। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में आप, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु है, तो आप देखेंगे मकर रेखा के आसपास भी 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक दिखेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्षोभमंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है कि बढ़ती है, सोनू आप बताएं। भूमध्य क्षोभमंडल की जो परत है, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है जिसे हम कहते हैं क्षोभमंडल, उसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है कि बढ़ती है? मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ फैजान, क्या नाम, फुरकान तुम बताओ। उसकी ऊंचाई घटेगी, यस, उसको समझ में आ गया इसका मतलब। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, मीन्स ठंड की ओर जाएंगे, है ना, ठंडे इलाके की ओर जाएंगे, तो क्षोभमंडल की ऊंचाई जो है वो घटेगी। और जैसे जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ेगी, बस। अब इसी में एक बात आ गई, सीजनल शिफ्टिंग या ऋतुगत खिसकाव। तो देखो, जैसे ये आपका मान लीजिए, इसको अब वैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन हाउस लिखा है, इसको आप मान लीजिए जैसे ये उत्तरी गोलार्ध है। अब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का सीजन होते हैं, गर्मी ज़्यादा है, तो उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी का सीजन होगा तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। जैसे अभी आप उत्तरी गोलार्ध में आप देख रहे हैं ठंड का सीजन है, इस समय पीक है, उत्तरी गोलार्ध में ठंड का जो है वो पीक है। तो यहाँ पर आप उत्तरी गोलार्ध में कहीं पर भी भूमध्य रेखा को छोड़ करके, चाहे वो कर्क रेखा के आसपास का इलाका हो, कहीं का भी उत्तरी गोलार्ध में जो क्षोभमंडल की ऊंचाई है वो आपको कम मिलेगी, 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही यहाँ गर्मी की ऋतु आएगी उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। वजह क्या है, हाँ, गैसें जो हैं, गैसें या नमी जो हैं वो गर्मी पा करके ऊपर को भागते हैं। क्लियर है ना। यहीं पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ठंड में जो है वो वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। ठंड में वायु प्रदूषण बढ़ जाता, उसकी दो वजह। सबसे खास वजह तो ये है कि ठंड की वजह से जो हमारा वायुमंडल है वो और नीचे बैठा रहता है,
नीचे बैठा रहता है ना, ठंड की वजह से वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। जो भी उसमें जहरीली गैसें हैं उनके हम डायरेक्ट टच में रहते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये है, ठंड में आप देखो ना आग बहुत देर से लगती है ना। इसके अलावा ठंड में आपने देखा ना बाइक या कार जब हम स्टार्ट करते हैं तो हट 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 3-3 4-4 बार किक मारते हैं ना, या वो जो सेल्फ उसका दबाते हैं, कत 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 कत, जल्दी से स्टार्ट नहीं होता ना, है ना। और एक बार स्टार्ट होने के बाद हुन 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 करते हैं ना, तो उससे क्या ईंधन ज़्यादा खर्च हो रहा है ना। उसमें क्वेश्चन आया था कि भाई सर्दियों में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, तो फिर वो कहता है वजह क्या है कि साहब इंजन का जो दहन है वो देरी से होता है। दहन माने इंजन में आग ही तो लगती है, जो हम फ्यूल डालते हैं इंजन में आग लगती है, उससे पिस्टन चलता है, उससे गाड़ी आगे बढ़ती है। तो बात सही है, इग्निशन जो होता है इंजन का वो देर से होता है, तो सर्दियों में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। देखते हो नहीं आप, नवंबर दिसंबर के बाद ही दिल्ली में हाहाकार होने लगती है कि भाई पोल्यूशन बढ़ गया, पोल्यूशन बढ़ गया, है ना। मैं भी गया भाई कई बार उधर, वो लोटस टेम्पल साइड में जब हम गए, नवंबर का महीना था, आप यकीन करें तो घुटन जैसी हो रही थी नवंबर के महीने में। और लोटस टेम्पल वाले इलाके में गए, वो इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली का, तो वहाँ पर सांस लेने में बड़ी अजीब सी घुटन सी हो रही थी हम लोगों को। वो तो शायद वहाँ के आदी हो गए होंगे, हम लोगों को घुटन जैसी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर इतना पोल्यूशन था। खैर, तो समझ गए आप। तो क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी की सतह ही है, ये अर्थ सरफेस है। तो अर्थ सरफेस से लेकर के जब हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, तो आमतौर पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो होती है औसत हाइट। मैंने लिखा देखो औसत, यह लिखा है मैंने औसत H12। अब अगर ऐसी कोई नया स्टूडेंट है, पता नहीं सर ने क्या लिखा है, औसत H12 क्या होता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो क्षोभ मंडल की जो औसत हाइट या औसत ऊंचाई है वो नीचे से लेकर के ऊपर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है ना, 12 किलोमीटर की हाइट तक है ये, ठीक है ना। औसत, औसत माने एवरेज। लेकिन आपको ये ध्रुवों पर 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगा, और भूमध्य रेखा पर मिलेगा 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है ना। फैक्ट तो बस इतना ही था कि सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, और कितनी ऊंचाई तक मिलेगा, क्या मिलेगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट था तो जितनी बकबक मैंने अभी तक आपसे की है उसको एक बार फिर ध्यान से आप सुनना, ठीक है। अब हमारे वायुमंडल में जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है हमारे वायुमंडल में, उसका 80% इसी क्षोभ मंडल में मिलता है। हमारे वायुमंडल में जो कुछ भी है उसका 80% इसी क्षोभ मंडल में मिलता है। और हमारे वायुमंडल में जो कुछ भी है मात्र 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक वो आधा शामिल हो जाता है। हमारे वायुमंडल में जो कुछ भी मतलब तमाम तरह का रेडिएशन, तमाम तरह की गैसेस जितनी भी मात्रा में हैं उसका आधा यानी कि उसका 50% मात्र 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको मिल जाएगा। और हमारे वायुमंडल में जो भी टोटल कॉम्पोजिशन है, जिससे भी हमारा वायुमंडल मिलकर के बना है, उसका 80% जो है वो इसी क्षोभ मंडल में है। बात क्लियर? राबिया कुछ पूछना चाह रही हैं शायद? ओके, मैंने लिखा है यहाँ पर मैक्सिमम V एंड G। ये V एंड G क्या होगा? V फॉर वेपर यानी कि नमी, ठीक है ना, पानी की भाप, है ना, वाटर वेपर या जो, और G फॉर गैस। वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उनका अधिकांश जो है, वायुमंडल में जितनी भी नमी है उसका अधिकांश जो है वो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में है। ओके, अच्छा, अब ये बात हो गई। इसको हम सबसे महत्वपूर्ण मंडल कहते हैं। इसको हम सबसे महत्वपूर्ण मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण मंडल? हाँ भाई तवस्सुम, क्यों कहते हैं इसे सबसे महत्वपूर्ण मंडल? इसे सबसे महत्वपूर्ण मंडल इसलिए कहते हैं कि मौसम के बदलाव से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो ज़्यादातर इसी में होती हैं। आप समताप मंडल में जाएंगे तो वहाँ आंधी तूफान नहीं आएगा, टेम्परेचर तो वेरी करेगा लेकिन आंधी तूफान वहाँ पर नहीं आएगा। आंधी तूफान, चक्रवात, है ना, वर्षा, नमी, ओस, पाला, बर्फ, ओला वगैरह जो कुछ भी है वो सब इसी जोन में है। इसीलिए ट्रोपोस्फियर को हम सबसे महत्वपूर्ण जोन या सबसे इंपॉर्टेंट जोन कहते हैं। इसीलिए इसको विक्षुब्ध मंडल या क्षोभ मंडल या गड़बड़ी वाला मंडल भी कहते हैं। मैंने लिखा है नॉर्मल DR, ठीक है ना, बस इतना लिख के मैं छोड़ के चला गया हूँ। नॉर्मल DR इतना लिखा है मैंने, लिख के छोड़ करके मैं चला गया हूँ। बैठे रहो कैमरामैन, ठीक है, कैमरामैन आ गए तो उन्होंने अपनी पोजीशन खुद ही डाली, है ना। अच्छा हाँ, बड़े दिन हो गए ना उनके पास बैठे हुए, ठीक है, हाँ सही है। नहीं तो हम तो सोच रहे थे 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, है ना, सोनू और पांडे जी। तो हमने कहा 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रो, सुना पुनः गाना लता मंगेशकर जी का। तो चलिए साहब, जो 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया था वो फिर मिल गया है। और हम बात कर रहे थे कहाँ पर? हाँ, एक शब्द आता है नॉर्मल डिके रेट ऑफ टेम्परेचर। एक क्वेश्चन आता है पहाड़ों पर टेम्परेचर कम क्यों होता है? आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना पहाड़ों पर टेम्परेचर कम क्यों होता है, तो आप कहते हो साहब वो वहाँ पर ना हरियाली बहुत होती है, वहाँ पर झीलें होती हैं, इसलिए टेम्परेचर वहाँ पर कम होता है। तो कहता है कोई पोल्यूशन वहाँ पर नहीं होता है इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। तो खैर ये एक सहायक कारण है। पहाड़ों पर हरियाली, नमी,
या पोल्यूशन का ना होना, ये एक सहायक कारण है कि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है ना, या सर्दी होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि आमतौर पर क्षोभ मंडल में, आमतौर पर क्षोभ मंडल, पीछे से हमारे एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर ऊंचाई, भैया मैंने ही बताया तुम्हें, तो आमतौर पर क्षोभ मंडल में, मैं क्षोभ मंडल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक खास ऊंचाई तक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सी टेम्परेचर कम हो जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर आप जाएंगे तो 1 डिग्री सी टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं ताप की सामान्य पतन दर। यह सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल डिके रेट ऑफ टेम्परेचर। वजह क्या है? अब देखें, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि साहब ये ग्रीन हाउस क्या होता है या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस या ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मैं हल्का सा बता दूँ आपको कि आपको आपके आसपास जो गर्मी महसूस हो रही है वो किस वजह से हो रही है। देखो, चांद पर वो नहीं है ना, क्या वायुमंडल नहीं है ना चांद पर, तो आप देखते हैं दिन बहुत गर्म हो जाता है वहाँ और रात बहुत ठंडी हो जाती है ना, तो वह 14 दिन की जो रात होती है वो ठंडी हो जाती है, बर्फीली हो जाती है ना, 100 डिग्री -100 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है। इसीलिए जो हमने अपना वो जो लैंडर और क्या अपना मिशन भेजा था चंद्रयान 3, उसने वहाँ पर जब रात आई ठंड आई तो वो निष्क्रिय हो गया, है ना। तो कहाँ था मैं? हाँ, तो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो नमी और तरह तरह की गैसें, उसकी वजह से आपको आसपास गर्मी महसूस हो रही है। सूरज की रोशनी धरती से टकराती है, टकरा करके धरती उसके कुछ हिस्से को सोख लेती है। दिन में आप देखेंगे ना, सूरज की रोशनी टकराई, धरती उसके कुछ हिस्से को सोख लेती है और ज़्यादातर हिस्से को रिफ्लेक्ट कर देती है। सूरज की रोशनी या सूरज की गर्मी हमारी सरफेस से टकराती है, उस गर्मी को हमारी ज़मीन कुछ सोख लेती है और ज़्यादातर हिस्से को बाहर एस्केप कर देती है, अंतरिक्ष की तरफ को भेज देती है। लेकिन आसपास आपके जो नमी और हवाएं हैं ना, नमी और गैसें हैं, उस गर्मी के कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं। इसकी वजह से आपको आपके आसपास टेम्परेचर महसूस होता है। तो आपके आसपास जितनी नमी और जितनी ज़्यादा गैसें होंगी, टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। अब आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई के साथ आप ऊपर जाएंगे तो हवा में नमी और गैसें घटती जाएंगी। जैसे जैसे, ध्यान रखना, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो हवा में नमी और गैसें जो हैं वो घटती जाएंगी, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर घटता जाएगा। जितनी ज़्यादा नमी और गैसें होंगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब होगा। कौन सा? सूरज का नहीं, सूरज से जो गर्मी आई, गर्मी धरती से टकरा कर जो वापस लौटी वो सोखी जा रही है, समझ ना, वो गर्मी सोखी जा रही है। जैसे जैसे एक अक्सर क्वेश्चन आता है ना कि भाई बादलों वाली रात, ठंड में बादलों वाली अगर रात हो तो ठंड कम लगती है। जैसे अभी ठंड का मौसम है, रात को आप देख रहे हैं मम्मी एक रज़ाई के ऊपर चादर भी डाल दो, है ना, एक चादर और डाल दो, होता है ना अक्सर कभी ठंड में। लेकिन अगर आप देखें दोपहर बाद ही बादल होने लगे, रात भर बादल हो जाएं, बारिश बिल्कुल ना पड़े, रात भर बादल हो जाएं, आपको गर्मी से महसूस होगी। क्यों? कि दिन भर में जो सूरज की गर्मी धरती से टकराई है उसका जो हिस्सा धरती ने एब्जॉर्ब किया है, अब वो रात में वो बाहर एस्केप हो रहा है स्पेस की तरफ को, लेकिन बीच में आ गए बादल। बादल माने नमी, तो उस नमी ने धरती से निकलने वाली जो गर्मी थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो जो आपके तरफ जो चारों ओर बादल है ना, वो एक कंबल का काम कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया। इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो फिलहाल मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपके पास आसपास नमी और गैसें कम होती जाती हैं, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे घटता जाता है। तो अगर हम एक निश्चित ऊंचाई तक 12, 13 या 14, 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखें तो हर 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर 1 डिग्री सी कम हो जाता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर गर्मी कम होती है या पहाड़ों पर ठंड ज़्यादा होती है। अब ध्रुवों पर गर्मी क्यों होती है, ध्रुवों पर ठंड क्यों होती है, ध्रुवों पर जो है ठंड क्यों होती है, तो उसका एक कारण तो यही है। दूसरा कारण जो है वो ध्रुवों पर सूरज जो भूमध्य रेखा और सूरज के बीच का जो कोण है ना, वो धीरे धीरे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वो कम होता जाता है। वो अलग मसला है, उसकी बात कभी ज्योग्राफी में करेंगे, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसकी बात उसमें करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर 1 डिग्री सी कम हो जाता है, इसी को हम कहते हैं नॉर्मल डिके रेट ऑफ टेम्परेचर। अगर आप मेंस देंगे और उसमें ये 2 नंबर या 5 नंबर का सवाल आ जाए तो आपको ये सारी वजह ही बतानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि 30 शब्दों में आपको आया कि भाई ये जो नॉर्मल डिके रेट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, आपने लिख दिया कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सी टेम्परेचर घट जाता है। 5 नंबर का सवाल है, आपको 2 नंबर रख के देगा। वो कितने देगा? 2। और उसमें सारा डिटेल करोगे तो 4, 4.5, 5 भी एग्जामिनर का मूड है, 5 नंबर भी उसको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो सारा समझना पड़ेगा, है ओके। बस ये था इसमें नॉर्मल डिके रेट ऑफ टेम्परेचर। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री से घट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आए, मैंने यहाँ लिखा है ट्रोपोपाज, इसको हिंदी में कहते हैं क्षोभ सीमा।
ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की एक लेयर है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की करीब 1.5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है वायुमंडल की, या वायुमंडल की करीब 1.5 किलोमीटर चौड़ी लेयर है, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा। जैसे आपका रिमोट होता है ना, टीवी का रिमोट, उसमें एक पॉज बटन होता है ना, पॉज बटन आप दबाते हैं तो ऑडियो या वीडियो वहीं पर रुक जाता है। तो उसी से पॉज माने रुक जाना, पॉज माने रुक जाना, इंग्लिश में ट्रोपोपॉज, हिंदी में इसको कहते हैं क्षोभ सीमा। तो जैसे ही आप 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो यहाँ क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में करीब 1.5 किलोमीटर चौड़ी एटमॉस्फेयर की लेयर है, जहाँ पर मौसम के बदलाव की जितनी भी घटनाएं हैं वो रुक जाती हैं। ऊंचाई के साथ ताप का गिरना भी रुक जाता है, ऊंचाई के साथ ताप का गिरना भी रुक जाता है, मौसम के बदलाव की जो भी घटनाएं होती हैं वो भी रुक जाती हैं। इसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा। ओके, तो इस पार्ट में मैंने आपको क्षोभ मंडल बता दिया है, ठीक है ना। कितने मिनट की वीडियो हो गई बालक ये? तो मैं जो हूँ समताप मंडल और इनको इसी में ख़त्म करूँगा, है ना, इसी में निपटाऊंगा, इसको आगे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप पहुँचे 18-20 किलोमीटर की ऊंचाई से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आप पहुँचे, तो इसको हम कहते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर है समताप मंडल, यानी कि ऐसा जोन जहाँ पर टेम्परेचर एक सा रहता है। लेकिन मित्रों या दोस्तों या मेरे छोटे भाई बहनों कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस सारे एरिया में टेम्परेचर एक सा रहेगा, एक समान रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। यहाँ पर वेरी करता है, वेरी करता मतलब बदलाव होते हैं यहाँ पर, है ना, एक से होता है ना वेरिएशन, क्या कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लेयर में इसमें तापमान हमेशा एक सा रहेगा, लेकिन यहाँ पे वेरी करता है। लेकिन आमतौर पर इस जोन में टेम्परेचर लगभग एक सा रहता है, यानी कि ना तो ऊंचाई के साथ गिरता है और ना ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए इसको हम कहते हैं समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। कैसे? अब क्षोभ मंडल के बाद क्षोभ सीमा आ गई, उसके बाद करीब 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये मैंने लिखा देखो, 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्यों? क्योंकि इसमें ताप हमेशा एक सा रहता है। लेकिन होता यह है कि जैसे जैसे इसकी जब समताप मंडल की निचली परतों में आप रहेंगे, निचली परतों में आप समताप मंडल की रहेंगे, वहाँ पर तो ताप एक सा रहेगा, ऊंचाई के साथ ना घटेगा और ना बढ़ेगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर एक सा रहने की वजह यह है कि यहाँ पर नमी लगभग खत्म हो जाती है। नमी और तरह तरह की जो गैसेज हैं ना हमारे वायुमंडल में, वो लगभग खत्म हो जाती हैं, या जो भी क्वांटिटी है, जितनी नमी यहाँ है उतनी यहाँ है, उतनी यहाँ है, उतनी यहाँ, लगभग एक सी रहेगी, ठीक है ना। होती कम है और लगभग एक सी रहेगी, जो गैस और नमी की मात्रा है वो लगभग एक सी रहेगी, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा एक सा रहेगा। ऊंचाई आप जाएंगे 20 गए, 25 गए, 30 गए, टेम्परेचर लगभग एक सा रहेगा। तो इसलिए इसे हम कहते हैं समताप मंडल। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाएंगे 25-30 किलोमीटर से और ज़्यादा और ऊंचाई पर आप जाएंगे, 25-30 किलोमीटर से ज़्यादा या और ऊंचाई पर आप जाएंगे, तो अब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब आपको साहब समताप मंडल में तो ताप एक सा रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप समताप मंडल के बीच की परतों में या मध्य या मिडिल जोन में आप जाते हैं तो टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है बताते हैं उसकी बात भी। तो समताप मंडल की निचली सीमा में आपने देखा कि नमी और गैसों की मात्रा बहुत कम है और एक समान है, तो वहाँ टेम्परेचर ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो करीब 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर आपको ओजोन गैस जो है खूब मिलेगी। एक शब्द आता है ओजोन लेयर, वो हालांकि मैंने यहाँ लिखा यहाँ पर है, लेकिन अब चूंकि ओजोन की बात आई है तो मैं यही बता के चलूँगा आपको। लेयर का मतलब तो आप समझ ही गए हैं। लेयर का मतलब क्या है? परत है ना, है ना। लेयर का मतलब क्या है? परत है। बेटा आना, इसको पकड़ना, पकड़ो इसको, पकड़ो, अरे चारों तरफ से पकड़ो ना, कैमरे की तरफ है हम। अब देखो, अब इसमें मैं पानी डालूं मेरा रुमाल गीला हो जाएगा, दिन भर में सूखेगा नहीं। इसको ऊपर आ रहा, ऊपर करो इसको, है ना। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर इस पर आप पानी डालें, इस पर आप पानी डालें ऊपर से, तो ज़्यादातर पानी नीचे बह जाएगा, ज़्यादातर पानी नीचे बह जाएगा, लेकिन कुछ पानी जो है वो ऊपर रह जाएगा, क्योंकि ये झीना है। अगर यहाँ पर मैं प्लास्टिक की पन्नी लगा देता, प्लास्टिक की पन्नी, पन्नी माने प्लास्टिक एक ही साथ ना, अगर मैं प्लास्टिक शीट लगा देता यहाँ पर हंस रहे हैं ना, प्लास्टिक की पन्नी, ओके, यहाँ पर मैं प्लास्टिक की पन्नी लगा देता तो पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसमें कोई छेद है ही नहीं, जितना पानी वहाँ रहता उतना ही पानी वहाँ रहता। प्लास्टिक की बोतल में आप पानी भर दीजिए साहब, उसको अनंत काल तक रख दीजिए, ऐसे ही रहेगा वो, उसके अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई बारीक से बारीक छेद भी नहीं है जहाँ से पानी होकर के निकल जाए। जितना पानी, आप खड़े रहो, जितना पानी था उतना ही पानी रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें बारीक बारीक छेद है, इसमें बारीक बारीक छेद है, इसके नीचे से होकर पानी निकल जाएगा, लेकिन कुछ पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेगा रुमाल,
ये रुमाल जो है, ये कपड़ा जो है कुछ पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसी तरह से आपके इस समताप मंडल में सबसे ज़्यादा 25 से 35 किलोमीटर के बीच में एक परत है गैसों की, जो गैस है जिसका नाम है ओजोन। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ओजोन के अलावा और कोई गैस नहीं है, और भी गैसें हैं वहाँ पर, लेकिन ओजोन गैस सबसे ज़्यादा है इस जोन में या इस एरिया में। वजह क्या है कि ओजोन गैस जो है ना, ऑक्सीजन से हल्की तो नहीं है, ऑक्सीजन के लगभग बराबर है वेट में, थोड़ी सी भारी है। तो इतनी भारी या इतनी हल्की है कि इसका सबसे ज़्यादा जमाव आपको मिलेगा वो 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेगा इस जगह पर। अब यहाँ पर एक पेन फेंको भाई, जरा बिलाल पेन डालो इस पर एक पेन डाल दो। ये साहब, ये जो पेन आया रेड कलर का, ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं। इन अल्ट्रावायलेट रेज को इसने रोक लिया, लेकिन अगर इसमें पानी डालते ना, उस पानी को आप अल्ट्रावायलेट रेज मानते, तो आप देखेंगे कि वो पानी तो इसमें सारा बह जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जैसे ऑयल वगैरह है ना, बारीक गाढ़ा सा पदार्थ जो ज़्यादा विस्कस हो, वो इसमें रुक जाएगा। तो ये जो परत है, ये मेरे सामने आप जो रुमाल देख रहे हो, इसको आप ओजोन गैस की लेयर मान सकते हो ऊपर एटमॉस्फेयर में। और इसका काम क्या है, इसकी खूबी ये है कि ये जो सूरज, जैसे हिंदी किताबों में लिखा रहता है ना कि बैठो बेटा, कि सूरज से आने वाले हानिकारक विकिरण को रोक लेती है या सोख लेती है। तो सूरज से आने वाला, देखो टर्मिनोलॉजी आप समझो, सूरज से अलग अलग तरह की रेज आ रही हैं, तो उसमें कुछ सूरज से जो रेज आ रही है उसमें फायदेमंद रेज कौन सी है बेटा, तो विजिबल रोज। अगर ये विजिबल रेज ना होती तो आप कुछ देख ही ना पाते, अंधेरे अंधेरा होता है यहाँ, फिर तो वही हो जाता, अंधेरा कायम रहे। कभी ये कोई सीरियल विरियल आता था ना, पता नहीं उसमें कोई विलेन था, वो कहता था अंधेरा कायम रहे। कौन सा सीरियल था, किसी को याद है? शक्तिमान। अच्छा, ओके शक्तिमान है, अंधेरा कायम रहे, ओके चलिए। खैर, बचपन, हमारे बचपन के सीरियल थे नहीं, ओके, आपकी शैशवावस्था के, हमारे बचपन के। तो खैर, कहाँ थे बेटे? हाँ, तो सूरज से रेडिएशन आ रहा है साहब, उसमें विजिबल रेज भी आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज भी आ रही है, इंफ्रारेड रेज भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि इंफ्रारेड रेज हमारे लिए हार्मफुल है ना, इंफ्रारेड रेज की वजह से गर्मी हो रही है भाई साहब, ये तो गर्मी नहीं होती है ना, हमें सबसे ज़्यादा गर्मी मिल रही है इंफ्रारेड रेज की वजह से मिल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी या सबसे ज़्यादा गर्म जो रेज होती हैं वो होती हैं अल्ट्रावायलेट, लेकिन इनको ओजोन रोक लेती है। अगर हम अल्ट्रावायलेट या परावैंगनी किरणों के सीधे संपर्क में आ जाएं तो हमें तमाम तरह के रोग हो सकते हैं, फसलों को तरह तरह के नुकसान हो सकते हैं। इसीलिए कुदरत ने जिस तरह से हमारी नाक में बाल दिए हैं ना, गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड होता है ना, वो इसको रोक लेता है। हाँ, जो कुछ भी है सब हमारे यूज़ के लिए है ना। हमारी नाक में जो बाल हैं कुदरत ने हमें दिए हैं, सांस लेने के साथ तमाम तरह के बैक्टीरिया वायरस हमारी नाक में जा रहे हैं, धूल जा रही है, नाक के बाल उसको वहीं रोक लेते हैं, फिल्टर का काम करते हैं, है ना। फिर भी कुछ बच गया तो यहाँ पर लिस सा पदार्थ है, वो उसको रोकता है, जो छींक के रास्ते आपका निकल जाता है। तो उसी तरह से इस धरती पर जीवन को बचाए रखने के लिए इस अल्ट्रावायलेट रेस से सुरक्षा के लिए ऊपर आसमान में ईश्वर ने ओजोन गैस डाल दी है, जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। वही सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है ना। तभी तो एक किसी ने गाना गाया था ना कि ये कौन चित्रकार है, हरी भरी वसुंधरा, ऐसे करके कुछ है ना, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में बनाई समाई, काहे को दुनिया बनाई, है ना। तो साहब देखो, जो भी है इंजीनियर, ईश्वर जिसे आप कह रहे हो, किसने सोच समझ के इंसान को यहाँ पर भेजा। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, क्या करूँ, तो जो ओजोन गैस डाल देता हूँ इसमें, होता है ना। जैसे आपका पंखा है ना, बैरिंग डाला उसमें, बैरिंग जो भी कह लो, खटखट खटखट, चलो अच्छा ग्रीस लगा देते हैं बीच में, है ना, लुब्रिकेंट का काम करता है। तो ऊपर ओजोन लेयर है ना। अब ओजोन लेयर यानी कि ओजोन गैस का एरिया, वो जगह जहाँ पर ओजोन गैस खूब मिलती है, उसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। इसका काम है जो सूरज से आने वाला हार्मफुल रेडिएशन है, जैसे आप कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसको रोकना, ठीक है ना। अब ओजोन होल क्या है, इसके बारे में अलग से बात करूंगा, नहीं तो ये मेरा सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आमतौर पर आपको जो ओजोन गैस मिलेगी बेटा, वो मिलेगी, ये 353 लिख दिया, ये गलत लिख दिया मैंने। ओजोन लेयर जो आपको मिलेगी, वो ओजोन गैस जो मिलेगी आपको, वैसे तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में 50 किलोमीटर तक मिल जाएगी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लेकिन आपको ओजोन गैस जो मिलती है आमतौर पर 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको ओजोन गैस खूब मिलेगी, इसीलिए इसको कहते हैं ओजोन मंडल या ओजोनोस्फीयर, ठीक है ना। सवाल आ जाता है कि ओजोन मंडल किसका भाग है, समताप मंडल का भाग है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, 15 से 35 किलोमीटर तक आपको ये खूब मिलती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ओजोन बढ़ती जाएगी, एक सीमा के बाद ये घटती जाएगी। अब ये सूरज से आने वाले हानिकारक रेडिएशन यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि सोखती है। अब वो गर्म है, वो किरणें जो हैं वो गर्म हैं, इस ओजोन गैस ने उस अल्ट्रावायलेट रेज को अपने पास रोक लिया है। तो अब जैसे जैसे ओजोन गैस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अल्ट्रावायलेट रेज का सोखना बढ़ता जाएगा, मीन्स गर्मी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जो जो ओजोन गैस बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ती जाएगी। इसको कहते हैं इनवर्स डिके रेट ऑफ टेम्परेचर।
ताप की प्रतिलोमन की दर। अभी आप क्या कहते थे, नॉर्मल डिके रेट ऑफ टेम्परेचर क्षोभ मंडल में कि ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घट रहा था, लेकिन अब यहाँ पर समताप मंडल में जो निचली परतें थी उसमें तो ताप एक सा रहा, लेकिन समताप मंडल के जब बीच में आप गए तो ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ने लगा। किसकी वजह से? ओजोन लेयर की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से। इसको हम कहते हैं ताप की व्युत्क्रम पतन दर, हिंदी में इनवर्स डिके रेट ऑफ टेम्परेचर इंग्लिश में, ठीक है ना, कि ऊंचाई के साथ टेम्परेचर अब बढ़ने लगा। यहाँ थी नॉर्मल डिके रेट यानी कि सामान्य ताप पतन दर, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर गिर रहा है, यहाँ पर आ गया तो ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसको हम कहते हैं इनवर्स डिके रेट ऑफ टेम्परेचर, ताप की प्रतिलोमन की दर, ध्यान रखना। अब ओजोन, अब इसमें एक सवाल ये भी आता है कि ओजोन मंडल, समताप मंडल में ओजोन गैस सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? तो आप देखें ओजोन मंडल कहाँ से कहाँ तक है, 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। ओजोन मंडल कह दिया मैंने, समताप मंडल, समताप मंडल कहाँ से कहाँ तक है, 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ओजोन गैस मिलती है वो 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में मिलती है। आमतौर पर समताप मंडल में ओजोन गैस आपको 15 से 35 किलोमीटर के बीच तक मिलेगी, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा जो मिलेगी वो 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में मिलेगी। यानी कि समताप मंडल की मध्य की परतों में ओजोन गैस आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। ओके ओके, समझ गए ना। अच्छा, अब हम चले 15 किलोमीटर, नीचे से 15 किलोमीटर के ऊपर को चले ना, तो 15 से 35 किलोमीटर तक आप चले तो ये समताप मंडल की कौन सी परत होगी, निचली परत, बीच की परत या ऊपरी परत? 15 से 35। ये अब अपने आप हिसाब लगाते रहना, ठीक है ना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि ओजोन कहाँ से शुरू हो जाएगी, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है ना। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई, इसे हम कहते हैं ओजोनोस्फीयर। लेकिन आमतौर पर आपको ये मिलेगी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिलेगी वो 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगी, ठीक है। चलिए साहब, तो अब जब समताप मंडल की ऊपरी सीमाओं में आप जाएंगे, समताप मंडल की निचली सीमाओं में आप रहे, टेम्परेचर एक सा रहेगा। जैसे जैसे आप बीच में पहुंचे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे ही आप समताप मंडल की ऊपरी सीमाओं में गए ओजोन गैस खत्म होने लगी या ओजोन गैस कम होने लगी, अब फिर ऊंचाई के साथ टेम्परेचर गिरने लगेगा। समझे? समताप मंडल की निचली परतों में तापमान एक सा रहेगा, बीच में आप गए ओजोन की वजह से तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाएगा। फिर आप और ऊपर गए समताप मंडल में ही, तो ओजोन गैस कम होने लगी, धीरे धीरे खत्म होने लगी, तो अब फिर से ऊंचाई के साथ टेम्परेचर गिरने लगेगा। अब एक इस लिमिट पर आया, 50 किलोमीटर के आसपास आप आए, तो यहाँ पर समताप मंडल और मध्य मंडल, जिसे आप कहते हैं मेसोस्फीयर, उसके बीच में परत मिलती है जिसे हम कहते हैं स्टेटोपाज या समताप सीमा, स्टेटोपाज या समताप सीमा। यहाँ पर ऊंचाई के साथ ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना गिरेगा, बिल्कुल एक सा हो जाएगा। फिर से ये वही 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ी लेयर है, यहाँ पर फिर से ऊंचाई के साथ ना तो टेम्परेचर गिरेगा और ना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। किसके बीच में है ये? समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में। इसे कहते हैं हम समताप सीमा या स्टेटोपाज, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा समताप मंडल खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है मेसोस्फीयर या मध्य मंडल। अब यहाँ पर जब आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर मध्य मंडल में जब आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर गिरेगा कि बढ़ेगा? आप बताएं। आप मध्य मंडल में पहुंचे, ये है ना आपका, ये क्या है, मैंने इसको विषम मंडल भी लिखा है ना। तो मध्य मंडल में जब आप पहुंचे तो अब आप देखेंगे ना यहाँ तो ना पर यहाँ पर ओजोन है, ना तो किसी तरह की कोई गैस है, ना ही भाप यानी कि नमी है, कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना। हम कहें तो दिन है तो दिन है, दिन कहें, हम कहें रात तो रात है, हम कहें कुछ नहीं तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे ही आप समताप सीमा से ऊपर पहुँचे तो यहाँ पर तमाम तरह की गैसें और तमाम तरह की नमी जो है वो लगभग निग्लिजिबल या नगण्य है। नगण्य समझते हैं ना, है ना, जो गणना के काबिल ना हो। तो ना तो यहाँ पर ओजोन गैस है और ना ही नमी है, ना ही अन्य प्रकार की कोई गैसेज हैं, लगभग निग्लिजिबल हैं। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो फिर से टेम्परेचर ना गिरेगा ना बढ़ेगा, टेम्परेचर ना गिरेगा ना बढ़ेगा। मध्य मंडल की निचली परतों में आप जब जाएंगे तो टेम्परेचर फिर से एक सा हो जाएगा। लेकिन अब जब मध्य मंडल की ऊपरी परतों में आप चलना शुरू होंगे, ठीक है ना, देखो मैंने लिखा है टेम्परेचर डिके विद हाइट, टेम्परेचर डिके विद हाइट। क्यों लिखा होगा मैंने कि यहां पर आसपास अगर थोड़ा बहुत ओजोन या थोड़ी बहुत नमी है भी, जिसकी वजह से ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई के साथ जाएंगे तो यहाँ पर ओजोन खत्म, गैसें खत्म, नमी खत्म, नमी माने भाप माने सब कुछ खत्म। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर फिर से गिरने लगेगा। फिर से देखो, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा
है ना। समताप मंडल की निचली परतों में टेम्परेचर एक सा, फिर समताप मंडल में आप ऊपर गए तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, फिर समताप मंडल में आप और ऊपर गए तो टेम्परेचर घटने लगा, फिर समताप सीमा आ गई, किसके बीच में, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में समताप सीमा आ गई, टेम्परेचर ना गिर रहा है ना बढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर अब आप और ऊपर गए मध्य मंडल में, तो मध्य मंडल की निचली परतों में आप देख रहे हैं कि ना वहाँ पर ओजोन है, ना नमी है, ना अन्य गैसें हैं, तो ऊंचाई के साथ टेम्परेचर फिर से गिरने लगा, फिर से गिरने लगा टेम्परेचर। लेकिन जैसे जैसे अब आप ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है मैंने टेम्परेचर राइज, ये मैंने लिखा मिजोस्फीयर, मिजोस्फीयर लिखा ना, इसको हम कहते नहीं, मिजोस्फीयर नहीं, मिजोपाज, ये मैंने लिखा क्या है, मिजोपाज, इसको हम कहते हैं मध्य सीमा। यहाँ पर फिर से टेम्परेचर अब ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है। या ये भी कह सकते हो कि जो मध्य मंडल है उसमें ऊपरी परतों में फिर से ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि अब सूरज से कॉस्मिक रेज आती हैं, सन से कॉस्मिक रेज आती हैं, और उन कॉस्मिक रेज की वजह से यहाँ पर गैसों के तमाम किस्म के अलग अलग तरह के आयंस मिलते हैं। इसके अलावा सूरज से आने वाला जो रेडिएशन है, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज हों या अन्य तरह का जो हॉट रेडिएशन है, वो सारा का सारा आपको मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वैसे वैसे उस रेडिएशन की वजह से, सूरज से आने वाले रेडिएशन की वजह से वो गर्मी को बढ़ाता जाएगा। तो मध्य मंडल में ऊपर, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा जो है, अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उसके बाद आप आयन मंडल में आए या बहिर्मंडल में आए, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। किसकी वजह से? सूरज से आने वाले रेडिएशन की वजह से, सूरज से आने वाली डायरेक्ट गर्मी की या डायरेक्ट हीट की वजह से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये जो आपका आयनोस्फीयर है और जो उसके बाद ऊपर जो है एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, इसको हम कहते हैं थर्मोस्फीयर या तापमंडल। अब इसको आयनोस्फीयर क्यों कहते हैं? ये 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई का जो जोन है इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। इसको आयनोस्फीयर इसलिए कहते हैं कि सूरज से आने वाला जो रेडिएशन है, यहाँ पर जो भी छोटी मोटी कुछ भी, चाहे वो नेग्लिजिबल गैसेज होती हैं ना, जो भी गैसेज होती हैं उनको उनके आयंस में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? आयंस में तोड़ देता है। रावी अपनी शॉल देना, फुरकान रावी एक शॉल लेकर आना। आसमान में लाखों सितारे दे देना, लाओ जल्दी लाओ, ऐसे पकड़ो। देखो बिल्कुल काला काला स्पेस दिख रहा है इसके बीच में, ये जो काला काला है ना, इसको आप अंतरिक्ष मान सकते हो, और बीच में ये सितारे जैसे चमक रहे हैं ना, ये इसको आप आयन मान सकते हो, ठीक है ना। यही आयनोस्फीयर, और ये घने घने नहीं है क्योंकि यहाँ गैसें बहुत कम है। अच्छा, इसको उल्टा करना, ऐसे कर करना, ऐसे करना, अरे वाह, अरे ऐसे करो, सीधे करो यार, हाँ ऐसे करो, और ऊपर करो, दिख रहा? अरे ऐसे करके ना, कैसा जमूरा है मेरा, जमूरे सीधा पकड़, जमूरे ऊपर उठा, अरे जमूरा कम हाइट का आ गया, तुम आओ यार, जल्दी आओ, हाँ बिलाल आओ, जमूरे की हाइट कम रह गई। चलो हाँ, ये जमूरे की हाइट तो मुझसे भी ज़्यादा, भाई क्या कर रहा है, नीचे कर थोड़ा सा। तो देखो अब थोड़ा इसको ऊपर लेकर आओ, तो ऊपर लेकर आओ बेटा प्लीज़, है ना। यहाँ पर इनको आप तरह तरह की गैसें मान सकते हो, है ना। ये ज़्यादा दिख रही हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो ना, ये गैसें कम होती जा रही है। यहाँ पर आई सूरज से आने वाली कॉस्मिक रेज या अन्य रेडिएशन आया, उसने यहाँ पर मिलने वाली गैसों को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, जिनको हम कहते हैं आयन। इसीलिए इस जोन को हम कहते हैं आयनोस्फीयर या आयन मंडल, ठीक है ना, आयनोस्फीयर या आयन मंडल, ओके। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना तो गैसें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। रख दो बेटा, दे दो उनको, थैंक यू। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो गैसें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और वहाँ पर आयंस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई आयंस किसके बन रहे हैं? गैसों के बन रहे हैं ना। अब जब गैसें ही नहीं है तो आयंस कहाँ से बनेंगे? वहाँ पर कॉस्मिक रेज भी होंगे, वहाँ पर सूरज से आने वाला तमाम किस्म का रेडिएशन भी होगा, लेकिन तोड़े किसे? कुछ तोड़ने को है ही नहीं, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उस रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा। तो सबसे ऊपर 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक या उससे ज़्यादा, मैंने लिखा है बेटे ये 640 प्लस, ये क्या लिखा है मैंने? 640 प्लस। 400 किलोमीटर से 640 और या उससे भी ज़्यादा किलोमीटर की ऊंचाई पर, इसको हम कहते हैं बहिर्मंडल, ये एक्सोस्फीयर। ये अननोन है, इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें है नहीं। तो इसके बारे में जानकारी पाने के लिए हम तमाम तरह के सोलर मिशन, ये मिशन, चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान और तमाम तरह की जो ऊपर ऑब्जर्वेटरी ऊपर आसमान में घूम रही हैं, सब इसी के बारे में जानने के लिए हम लोग उनको लॉन्च करते हैं ना। तो आयन मंडल को आयन मंडल क्यों कहते हैं आप समझ गए। अब आयन मंडल और बहिर्मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आप देखें, ये आपका जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल और मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इसमें ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी गिरता है, कभी मौसमी घटनाएं होती हैं कभी बिल्कुल नहीं होती हैं। तो इसको हम, इन तीनों जो जोन है इसको हम कहते हैं विषम मंडल। क्वेश्चन आता है भाई साहब इसमें कौन सा विषम मंडल में शामिल है और कौन सा विषम मंडल में शामिल नहीं है, इसको हम कहते हैं विषम मंडल। और यहाँ पर जो आयन मंडल और बहिर्मंडल है, इसमें ऊंचाई के साथ ना टेम्परेचर, मतलब इसके ऊंचाई के साथ लगातार टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। इसकी जो खूबी है वो हमेशा एक सी है ना। यहाँ पर रेडिएशन मिलेगा आपको, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन आपको मिलता जाएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं सममंडल।
तो ऊपर के जो 2 हैं आयन मंडल और बहिर्मंडल वो सममंडल है, और नीचे के जो 3 हैं वो विषम मंडल है। सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। ठीक है बेटा, इसमें कोई और चीज़ रह गई है? मैं फिर से बता दूं, ये 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, फिर आपकी आ गई ट्रोपोपाज, फिर 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, फिर आ गया आपका स्टेटोपाज, फिर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, फिर आ गया आपका मीजोपाज, और फिर 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयनोस्फीयर, और फिर 400 से ऊपर 640 और उससे भी ज़्यादा की ऊंचाई पर आपका आ गया एक्सोस्फीयर। इसमें एक सवाल आता है कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं या दूर संचार उपग्रह जो हैं वो कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं? तो वो आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं, आयनोस्फीयर में। और इसी आयनोस्फीयर की वजह से देखो सैटेलाइट तो आ गए, वो पुराना जमाना याद करो बचपन का, जब ऊपर छत पे खड़े होकर के एंटीना घुमाते थे, आया क्या आया क्या आया क्या, उस पर मीम्स भी बने होते हैं ना, पिक्चर क्लियर नहीं आती थी, है ना। वो भी क्या दिन थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, तो उसमें तमाम तरह की लकीरें आ रही हैं, पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, पिक्चर ऐसे ऐसे हिल रही है, ऐसे ऐसे हिलती थी ना पिक्चर, ऐसे 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 हिल रही पिक्चर, है ना। तो उसको ही देख के मजा आ रहे हैं, आवाज कमेंट्री सुनाई दे रही है, छक्का चौका, उसमें मजा आ रहे हैं, है ना। पूरा घर उसी के पास बैठा, है ना। और अब तो भैया देखो जैसे जैसे हमने पैसा कमाया, है ना, टेक्नोलॉजी और सस्ती हो गई है, हर कमरे में टीवी, हर ये हमारा जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर थी वो वाली बात हमारी ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे ओजोन लेयर। मैं आपको इसमें बता चुका, ओजोन लेयर के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अब मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करूंगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।